गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जे एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या? तो असल में यूपीएससी एक संस्थान है और अलग अलग तरह के एग्ज़ाम कराती है। जैसे सिविल सर्विस मेन जो ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, ये सिविल सर्विस हो गया, जियो साइंटिस्ट का हो गया, सीडीएस का हो गया, 20-25 एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी करवाती है। ये एक संस्थान है। तो असल में जो आईएएस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, जो इसका है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का नाम। तो हम ज़्यादातर लोग इसको यूपीएससी एग्ज़ाम से ही फेमस है, तो इसलिए यूपीएससी एग्ज़ाम से ही जानते हैं इसको। लेकिन ये संस्थान है यूपीएससी। तो हम इस वीडियो में यूपीएससी की फुल डिटेल जानने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है यूपीएससी, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको मालूम नहीं होता है, तो वो ये सब चीज़ें जाके देख सकते हैं। वेबसाइट पे ऑलरेडी हर साल नोटिस पहले ही दे देती है यूपीएससी किस तरीके से क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, हर चीज़ बता देती है। तो यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ है। कोई मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोलूँगी, पूरा ये पीडीएफ मैंने यूपीएससी से ही डाउनलोड किया है। 225 पेज का ये पूरा पीडीएफ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है इसमें, क्या क्या पेपर होते हैं इसमें, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने कितने नंबर के पेपर होते हैं, कब कब पेपर होगा, हर चीज़ इसमें बताया जाता है। मतलब जीरो से लेकर लास्ट तक आपको इसमें समझाया जाता है हर एक चीज़। तो चलिए हम समझते हैं इसमें। ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। मैंने कह दिया है कि यूपीएससी एक संस्थान है, ये एग्ज़ाम नहीं है यूपीएससी, इसलिए इसको बस फेमस है ये यूपीएससी एग्ज़ाम से मतलब जानते हैं। यानी आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है ये उसमें आईएएस बनते हैं ये सब। तो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस सीएससी का एग्ज़ाम, उसमें बनते हैं आईएएस आईपीएस ये सब, तो उसी का है ये एग्ज़ाम। बाकी हर एग्ज़ाम के बारे में तो मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये नोटिस जो आया है ये 2023 का नोटिस है, जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे प्री का हो गया है तो उससे पहले का नोटिस है। ये सब चीज़ पहले ही बता देती है यूपीएससी। यानी कि फरवरी में आया था ये नोटिस कि आपको फॉर्म कब भरना है, प्री का फॉर्म कब भरना है, मेंस का कब भरना, हर चीज़ बता देती है यहाँ पे। तो कैसे भरते हैं फॉर्म, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। आवेदन कैसे करते हैं हम जाके, जब हमें अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, किसी भी एग्ज़ाम, मान लो आप 20 में से 20-25 एग्ज़ामों में से, तो UPSC.online.nic.in पर जाके आप इसको एग्ज़ाम को अपना वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके। और एक OTR सबसे पहले भरवाया जाता है यूपीएससी की तरफ से, ताकि बच्चा बार बार जो फॉर्म भरता है, अगर किसी भी यूपीएससी में 22-23 एग्ज़ाम है, मान लिया एक बार यूपीएससी का फॉर्म भरा, फिर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर फॉर्म भरते हैं, तो एक OTR पहले ही भरवा लेती है सबसे फर्स्ट नंबर पे, जब पहले आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, ताकि बच्चा अगर दोबारा फॉर्म भरता है तो उसकी डिटेल जो है, नाम वगैरह ये सब बार बार मांगी ना जाए, वो एक ही बार OTR को भरने के लिए बोल देते हैं। तो OTR का मतलब यही है। आवेदन आपको कहाँ पे करना है, या इसमें वो वेबसाइट भी दिया गया है UPSC.online.nic.in पर, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है अगर आप भरना चाहते हैं यूपीएससी का फॉर्म। और ये वेबसाइट पे जो देखना है, ये आपको इस वेबसाइट को कि नोटिस कहाँ पे आता है, रिज़ल्ट वगैरह हर चीज़, न्यूज़ इसकी रिलेटेड नोटिस जो है कहाँ पर आएगा, वो आता है www.upsc.gov.in पर। वहाँ पर जाके सब चीज़ नोटिस दिया होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या, ये किस तरीके से हमें देना है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं हम। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बताऊँगी। अगर आपको कोई अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो खुद जाके वेबसाइट पे जाके खुद चेक करें। खुद से चेक करना बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में अच्छे से आती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ें जो वो मैं बताऊँगी। तो ये 2023 का जो है ये तो मतलब निकल गया है, तो इसमें 2023 के बारे में ही हर चीज़ बताया गया है। ये 7 दिनों के लिए अर्थात 22 तारीख दूसरा महीना से खुली रहेगी यदि कोई उम्मीदवार, OTR के बारे में बताया गया है यहाँ पर। आवेदन पत्र भरने की तारीख, यानी कि आपको जो फॉर्म भरना है वो डेट वगैरह यहाँ पर 2023 का बताया गया है। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करते हैं। उम्मीदवार यह नोट कर ले कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड यानी कि ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। आपको पता है सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 2 पेपर होता है उसमें। जब इसमें पास हो जाते हैं बच्चे तब मेंस के लिए तैयार होते हैं, और मेंस में होते हैं 9 पेपर होते हैं टोटल उसमें,
9 पेपर है उसमें। फिर मेंस से कट ऑफ बनाया जाता है, फिर मेंस क्लियर कर लेते हैं बच्चे तो फिर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए फिर फाइनल रिज़ल्ट उनका बनाया जाता है। 3 राउंड में इसका एग्ज़ाम होता है, 3 राउंड में इसको क्लियर करना पड़ता है। प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, उसमें पास बच्चों को किया जाता है मेंस के लिए। उससे कट ऑफ नहीं तैयार किया जाता है, प्री से मेंस से किया जाता है कट ऑफ तैयार। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो MCQ वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्री में, उसको जो गलत उत्तर देने पे नंबर कटते हैं, उसमें हमारे 1/3 की मार्किंग होती है। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें, तो आपको तिहाई हिस्सा उसमें से नंबर काट लिया जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। मोबाइल फ़ोन सब ये सब ले जाना मना है वहाँ पेपर में। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि मूल्यवान समापन परीक्षा भवन में नहीं लाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। ये सब इसमें मना किया गया है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी हमें, जब हम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट हमें दी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये हिंदी में है पूरा PDF, इंग्लिश में चाहे तो आप देख सकते हैं। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय विदेशी सेवा यानी कि IFS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। ये सब जो है जब इसको क्लियर करते हैं ये एग्ज़ाम को, तो रैंक के हिसाब से उनको ये जो सर्विस है वो अलॉट की जाती है। यहाँ पे कितनी सर्विस है? 18 सर्विस है। तो देखिए यहाँ पर 18 सर्विस है। अगर बच्चे क्लियर कर लेते हैं इसको फाइनल राउंड तक, इंटरव्यू तक, तो इनमें से उनको रैंक के हिसाब से सबसे नंबर 1 पे है IAS, फिर है IFS, फिर है IPS। उसी रैंक के हिसाब से सबको सर्विस दी जाती है। तो 17-18 सर्विस है, इसी में से उनको मिलता है। अब हम आते हैं नीचे भी है 2-4 सर्विस, मतलब कि 20-21 सर्विस होती है टोटल इसमें। अब नीचे आ जाते हैं। परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या है इतने। ये सब आपको जब पढ़ेंगे उसको तो अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सब बहुत डिटेल में बताया गया पे कि परीक्षा कैसे भरना है, ये सब चीज़ें के बारे में और समझाया गया है, बहुत कुछ समझाया गया है इसमें। अब नीचे आता है शरीर की अपेक्षा, मतलब जो शरीर की अपेक्षा हो तथा कार्यक्रम वाले शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। जो भी विकलांग लोग हैं उनको जो एग्ज़ाम है किस तरीके से उनके लिए छूट है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब नीचे देखते हैं, मतलब कि ब्लाइंड का अलग है, जिसको सुनने की कमी है उसके लिए, हर एक मतलब विकलांग के लिए अलग अलग समझाया गया है किस तरीके से आपके लिए छूट है, क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, हर एक चीज़ बताया गया है इसमें। अब यहाँ से आ जाते हैं, देखिए कार्यात्मक वर्गीकरण तथा शारीरिक अपेक्षा का विस्तृत विवरण कृपया इस नोटिस के पैरा 8 में देखें। परीक्षा में निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाती है। अगर आप जब एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका, आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले तो किस मतलब कि प्री का जो है कहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा, कि हर पूरी इंडिया में होता है ये एग्ज़ाम, तो हर राज्य में होगा ये एग्ज़ाम, फिर हर राज्य के किस ज़िले में मतलब कराया जाएगा, सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बता दिया है। देखो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र, यानी कि जब प्री का एग्ज़ाम होगा तो कौन कौन से सेंटर यहाँ पे अलॉट किए गए, जैसे अगरतला है, दिसपुर है, आगरा है, फरीदाबाद है, मतलब हर राज्य में 2-3 सेंटर बनाया जाता है। 28 राज्य है हमारे देश में, 28-29, तो उसमें से हर राज्य में 2-3 सेंटर बनाया जाता है। तो इसमें से देख सकते हैं आप कौन से राज्य में रहते हैं और कहाँ पर कौन सा सेंटर है दिया गया है। अजमेर है, अहमदाबाद है, मतलब हर राज्य का सेंटर होता है, इसमें 2-3 सेंटर तो होता ही है। फिर उसके बाद सिविल सेवा प्रधान परीक्षा यानी कि मेन एग्ज़ाम का होगा, मेन एग्ज़ाम का सेंटर फिर इसमें दिया होता है अहमदाबाद। अब मेन एग्ज़ाम के कम सेंटर होते हैं, 28 राज्य हैं तो एक ही सेंटर हर राज्य में बनाया जाएगा। मान लिया यूपी से कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो यूपी में एक ही सेंटर बनाया जाएगा, यूपी के सभी लोग मतलब जितने भी हैं वो यूपी में वहीं पर एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वो चुन लेते हैं। ऐसा नहीं कि यूपी में है तो यूपी में ही एग्ज़ाम, दिल्ली में नहीं है, वो कहीं भी दे सकते हैं जाके, आपकी मर्ज़ी है कौन सा सेंटर आप इसमें से चूज़ करते हैं, वहीं पर जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो पहले ही बता देती है UPSC सेंटर के बारे में भी। हम नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब आपको सर्विस अलॉट की जाएगी तो आपको किस क्राइटेरिया से होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए,
इसको सबसे पहले जब आईएएस अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा या तिब्बत शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए हो। कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका जो मतलब कि बताया गया है 1962 से पहले आकर भारत में रह रहे हो तो उनको ही ये सर्विस अलॉट की जाए। मान लिया कोई अलग देश से दूसरे यहाँ पर आके रह रहा है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको वो चीज़ सर्विस नहीं दी जाएगी। ये चीज़ बता, वो इंडिया का होना चाहिए उसको। आयु सीमा आप कितनी दी गई है ये देख लीजिए। कितनी आपकी एज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने, तो 21 साल एज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उम्मीदवार की आयु सीमा 1 अगस्त 2023, अब ये 2023 का दिया गया तो अगस्त से जोड़ा जाएगा आपका टाइम। 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं फरवरी में आ जाता है प्री का फॉर्म, जैसे 2023 का फरवरी में आ गया तो आपको मेंस देते देते अगस्त में पहुंच जाते हैं। मेंस तक आपको यानी कि अगस्त मेंस तक आपको 1 अगस्त तक 21 वर्ष के आप हो जाने चाहिए मेंस तक, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। लास्ट है 32 वर्ष इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ग्रेजुएशन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। हम नीचे आते हैं। हम इस संदर्भ में किए गए समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यूरो होना चाहिए: परीक्षा का नाम और वर्ष, रजिस्ट्रेशन आईडी, अनुक्रमांक नंबर, उम्मीदवार का नाम, आवेदन पत्र में दिया डाक का पूरा पता, वेद एवं ये सब जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पढ़ लेंगे खुद से, अब इतना मैं तो नहीं पढ़ सकती, इतना लंबा है ये पूरा। अब देखिए ये चीज़ बताया गया यहाँ पे, आप कितनी बार ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम हर बार बच्चे देते रहते हैं, क्लियर 1 बार नहीं होता क्लियर, 2 बार नहीं होता क्लियर, 3 बार नहीं होता, फिर भी देते रहते हैं। तो लास्ट जो है कितनी बार आप जनरल वाले कितनी बार दे सकते हैं एग्ज़ाम, इसको आप दे सकते हैं जनरल वालों के लिए है 6 या 7 बार आप दे सकते हैं। 6 या 7 है इसमें, इतना इसमें दिया नहीं गया है, वैसे 6 या 7 है। और पीडब्ल्यूडी के लिए है 9 बार दे सकते हैं एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को। ओबीसी के लिए है 7 या 8 बार, 7 बार है उनके लिए भी, 6 या 7 इससे ज़्यादा नहीं है, इतनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2023 भारत। और देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे स्टार्टिंग में, जैसे आपको एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना चाहते हैं आप इसका, तो यानी कि पुरुष को तो इसके लिए फ़ीस देनी होती है, 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन जो गर्ल्स है बॉयज़ को तो देना नहीं होता है। जो गर्ल्स अगर एग्ज़ाम देना चाहती है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में सब कुछ फॉर्म उसका भरा जाता है, फ्री में भर सकते हैं आप इसका फॉर्म। और जो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो उससे आपको छूट मिलती है बहुत, और फ़ायदा भी होता है ओबीसी से। अगर आप आवेदन कैसे करना है फिर से यहाँ पर बताया गया है, upsconline.nic.in पर जाके आपको वहाँ पे जाके करना है, खुल जाएगा वो पेज, वहाँ पे लिखा रहेगा यूपीएससी फॉर्म के बारे में, तो उस पर क्लिक करेंगे सब कुछ भरने के लिए आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है सिविल सेवा मेन एग्ज़ाम, यानी कि मेन एग्ज़ाम जो होगा उम्मीदवार के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा व चुनित तथा विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवार का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा, लिखित तथा साक्षात्कार व्यक्ति परीक्षण बोला गया है। पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा तो है, वो तो मेंस में जाने के लिए आपको जो प्री का एग्ज़ाम होगा उससे कोई उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं इसमें, सिर्फ पास करके आपको उसमें मेंस के लिए रेडी किया जाता है। मेंस से फिर नंबर स्टार्ट होता है, मेंस का एग्ज़ाम दिया आपने, फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आप, ये बताया गया है यहाँ पर। और बोला गया सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 400 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है दोनों पेपर, ये चीज़ बताया गया है इसमें। और जो दूसरा पेपर जो होता है हमारा इसमें सिविल प्री में 2 एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट GS1 GS2, और GS2 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, उसमें सिर्फ 33% नंबर लाने होंगे आपके, 200 में से 33% नंबर। और फर्स्ट जो होता है उससे कट ऑफ बनता है, तो बस सेकंड पेपर को पास करना होता है हमें, उससे ही पहले पेपर से कट ऑफ बनता है, वो बताया। प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गलत उत्तर देने पर आपका नंबर कटता है, इसमें वो चीज़ बताया गया है। अब नीचे आते हैं हम खंड सेकंड प्रारंभिक परीक्षा। अब मेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताया गया। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।
दो अनिवार्य, इसमें भी मेंस में भी दो क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% नंबर आपको लाने होंगे। बाकी इसके नंबर 8 नहीं होते, बस इसको पास करना होता है, हिंदी इंग्लिश दो। तो बोला गया है इसमें ये रहा। उसके बाद जो पेपर होता है प्रधान परीक्षा, ये रहा। निम्नलिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र के 8वीं अनुसूची सम्मिलित भाषाओं द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, किसी भी भाषा में से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इंग्लिश का इंग्लिश में ही होगा, और हिंदी का जो हिंदी में जैसे मराठी में कितने तरह की भाषा होती है उनमें से दे सकते हैं आप इसका एग्ज़ाम। 300 नंबर का ये पेपर होगा, क्वालिफाइंग होगा आपका। देखिए लिखा हुआ है इसमें, एक अंग्रेजी, एक ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज एक अंग्रेजी इंग्लिश का, 2 पेपर होगा आपका। यहाँ से आपका नंबर स्टार्ट होता है जुड़ने के लिए निबंध से। देखिए प्रश्न पत्र 1, पहले इससे का पेपर होता है 250 नंबर का, एक पेपर ये हो गया। फिर सामान्य अध्ययन GS 1 का होता है एक 250 नंबर का दूसरा पेपर। फिर तीसरा पेपर होता है GS 2 भी 250 का। फिर चौथा पेपर यहाँ पे होगा GS यानी कि 4 होता हो, GS 3 होगा आपका 250 नंबर का। फिर GS 4 होगा आपका 250, या 4 पेपर होंगे आपके GS 4 के 250 नंबर के। एक ऐसे का पेपर हो गया आपका 250 नंबर का। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कोई सा भी आप अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चुन लीजिए। उसमें एक ऑप्शनल का भी एग्ज़ाम देना होता है, उसका 2 पेपर होता है 250 नंबर का। तो कितना हो गया, एक GS एक ऐसे हो गया, 4 GS हो गए हमारे, 5 पेपर हो गए और 2 ऑप्शनल हो गए, 6-7 पेपर हो गए। ये 7 पेपर के नंबर ऐड होते हैं। बाकी जो 2 पेपर ऊपर है 300 नंबर का, ये वाला ऐड नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। 300 में से आपको 33% नंबर लाने होंगे। तो टोटल जो अंक यहाँ पर हो जाता है इसको ऐड करके वो हो जाता है आपका 250 हो गया आपका उसका वैकल्पिक विषय, और 1700 अंक हो गया आपका पूरा राइटन का, और 275 आपका हो गया इंटरव्यू। तो टोटल मिला के आपका 2025, इतने नंबर में से आपको टोटल कट ऑफ बनाई जाती है। अब नीचे आते हैं हम, उम्मीदवार को नीचे पैरा में 25% प्राप्त, इसमें ये सब बोला गया है। अब बोला गया है कि जब हम लैंग्वेज का पेपर जो हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज देते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, उसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज आप ले सकते हैं यहाँ पर बताया गया। आपकी मर्जी है, कोई सा भी लैंग्वेज ले लीजिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑप्शनल का पेपर होता है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये नहीं कि आप BSc करें तो BSc वाले सब्जेक्ट ही ले सकते हैं, BA कर रहे हैं तो BA वाले ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपने BTech किया है तो BTech वाले ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई से भी यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें से ऑप्शनल में से प्रधान वैकल्पिक विषय में से, या देखिए वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य अर्थशास्त्र, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, विधि, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। इसमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं। इसका 2 पेपर होगा, आपकी मर्जी है, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब आपको सिलेबस देखना है। इसमें हम सिलेबस के पास जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है सिलेबस आपका। देखिए यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। परीक्षा पाठ्य विवरण, यहाँ से देखिए भाग के प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले प्री का पेपर है। तो प्री के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अब ये नहीं कि आपको कहाँ से पढ़े ना पढ़े, ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से हमें पढ़ना है। प्री के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हर एक चीज़ बताया गया है इसमें। तो देखिए प्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर होता है, ये आपका 2 पेपर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये सब आपको बताया गया क्या क्या पढ़ना है। सेकंड पेपर में ये रहा प्रश्न पत्र सेकंड में, ये भी 200 का अंक का होता है आपका, 2 घंटे का होता है। इसमें से क्या क्या पूछना है, बोधगम्यता, संचार कौशल, सही तंत्र, ये सब पूछा जाएगा। नीचे बोला गया सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेपर सेकंड जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, 33% लाना हुआ। इसमें पर्सन MCQ में होंगे और मूल्यांकन ये सब बताया गया। प्री का हो गया। मेंस का आता है यहाँ पे, मेंस का देख लीजिए। मेंस का मैंने बोला था 2 लैंग्वेज का होगा, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो सबसे पहले बोला भारतीय भाषाओं में से अंग्रेजी पर आधारित प्रश्न पत्र, एक इंग्लिश का होगा एक हिंदी का जो बोला गया है। तो इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में लघु निबंध, शब्दों, ये सब जो व्याकरण वगैरह ये सब पूछा जाएगा। इसमें दिए गए गद्यांश पूछे जाएंगे, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद है अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में, और एक इंग्लिश का पेपर होगा आपका, इंग्लिश का। उसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ से सबसे पहले
अब देख लेते प्रश्न पत्र 1। निबंध का एक पेपर बताया था मैंने। तो उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनमें से अपेक्षा की जाएगी कि निबंध विषयों पर ही केंद्रित रहे। और निबंध के बारे में बताया गया है कि निबंध आपको 4-5 उसमें 2 निबंध करने होते हैं। हमें 4-4 निबंध दिए जाते हैं। उनमें से एक ऊपर वाले में से एक नीचे वाले में से करना होता है 2 निबंध। तो जैसा भी निबंध आएगा आपको बताया जाएगा, वहीं आपको लिखना होगा। पहले से तैयारी करते हैं। फिर है सामान्य अध्ययन यानी GS1 का पेपर। क्या क्या पढ़ना है पूरा है यहाँ पे सिलेबस। ये रहा GS2 प्रश्न पत्र सेकंड, सामान्य अध्ययन सेकंड यानी GS2 का पेपर है। जनरल स्टडी सेकंड का सिलेबस है ये। फिर है जनरल स्टडी थर्ड का सिलेबस, जनरल स्टडी फोर्थ का सिलेबस। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शनल प्रश्न पत्र। ये जो आ जाए वैकल्पिक विषय। अब वैकल्पिक विषय में आपने जो कुछ भी लिया है, या कृषि विज्ञान लिया है, या बायोलॉजी लिया है, या आपने ज्योग्राफी लिया है, इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, मैथ लिया, कुछ भी लिया है, तो हर का सिलेबस है यहाँ पे। उसमें से उसी सिलेबस को आपको देखना। मान लिया आपने कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान का सिलेबस है ये रहा। प्रश्न पत्र 2 पेपर होगा तो प्रश्न पत्र 1 का पेपर सिलेबस ये रहा, प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस ये रहा। मान लिया आपने पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान वो ऑप्शनल लिया है तो इसमें से प्रश्न पत्र का सिलेबस ये रहा फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर का ये रहा सिलेबस, ये रहा सेकंड पेपर का सिलेबस। मान लिया आपने नृ विज्ञान लिया है तो नृ विज्ञान का सिलेबस फर्स्ट पेपर का ये रहा, सेकंड पेपर का ये रहा। ये पूरा सिलेबस है। क्या क्या पढ़ना है आपको, ये नहीं कुछ भी पढ़ लिया आपने, बुक ले लिया नृ विज्ञान, क्या पढ़ते रहे पता ही नहीं पेपर में पूछा क्या जाएगा। तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। वनस्पति विज्ञान है, इसका पेपर 1 का सिलेबस ये रहा, पेपर 2 का सिलेबस नीचे ये रहा। रसायन विज्ञान लिया है तो रसायन विज्ञान का ये रहा। मतलब पूरे सिलेबस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इतना लंबा चौड़ा अगर बनाने लगी वीडियो, बहुत वैसे ही काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये, इतना लंबा मैं नहीं बना सकती वीडियो। तो आप खुद जाके इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डाउनलोड करने का। ये PDF कैसे डाउनलोड करना है, आप सीधा डायरेक्ट वहाँ पर UPSC की वेबसाइट पर जाके इसका पूरा PDF आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से फिर आराम से पढ़ते रहे। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में कर लेंगे डाउनलोड, हिंदी में करना है तो हिंदी में डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है कैसे आपको डाउनलोड करना है, अगर आप वीडियो भी देख सकते हैं वो जाकर आराम से। नहीं चलते अभी ऑप्शनल ही चल रहा है यहाँ पर, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस देना तो बहुत लंबा लैंग्वेज का होगा। फिर जो जैसे अगर हिंदी इंग्लिश ये सब लेना चाहते हैं तो अभी ऑप्शनल ही चल रहा है, यही बताया गया है। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो बहुत अच्छी से तुम्हें समझना होगा। एक बार में चीज़ समझ नहीं आएगी, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार इसको पढ़ते रहिए, तब जाके कहीं जाके ये समझ में आएगा आपको। मैं बोल रही हूँ एक बार से नहीं आने वाला है बिल्कुल भी आपको। अब यहाँ लास्ट हो गया है, अब कैसे भरना है फॉर्म, फिर से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये सब बताई गई है यहाँ पे नीचे। और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इसके लिए, कोई इसके लिए परसेंटेज अवेलेबल नहीं, सिर्फ पास हो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच।